Today's class we'll proceed with our next chapter. And the name of the chapter is लाइफ। हम ऑलरेडी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था जैसे कि हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, फिर एक चैप्टर बायो का, फिर एक चैप्टर फिजिक्स। केमिस्ट्री का हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और अब हम प्रोसेस करेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, जो कि किसका चैप्टर है, आपका बायो। ठीक है। तो भाई सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस में इसको एक्सप्लेन करूं तो आप ऐसे समझो, ऐसे प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब ये होता क्या है, कौन कौन से वो प्रोसेस होते हैं, वो सारा हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हमें कैसे पता चलता है कि किसी चीज को देख के कि ये अलाइव है, यानी कि जिंदा है, या अलाइव नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, इफ वी सी अ डॉग रनिंग, हम बोलेंगे वो अलाइव है। अगर हम देखेंगे किसी डॉग को रनिंग करते हुए, हम कहेंगे वो अलाइव। या और अ काउ च्यूइंग, तो हम क्या कहेंगे, अलाइव है। काउ च्यूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग थिंग्स। तो इनको देख के समझ में आ जाएगा कि ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स है। अब आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का पॉइंट क्या है, व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर एस्लीप। अगर ये सोए हुए हो तो कैसे पता चलेगा, तो हम क्या कहेंगे, वी सी देम ब्रीथिंग। कहते हैं ना, ये सांस ले रहे हैं, सांस चल रही है, पेट हिल रहा है, कुछ ऐसा होता है। एंड वी नो दैट, जैसे हम देखेंगे वी सी देम ब्रीथिंग, हम कह सकते हैं दे आर अलाइव। अब आगे और थोड़ा डीपली जाते हैं, व्हाट अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स को तो ना आप रनिंग करते हुए देखोगे, ना च्यूइंग करते हुए देखोगे, ना ब्रीथिंग करते हुए देखते हो। तो प्लांट्स के केस में हमें कैसे पता चलता है, हाउ डू वी नो दैट दैट दे आर अलाइव। वी सी देम ग्रीन। अगर प्लांट ग्रीन है तो हम कहते हैं कि वो अलाइव है। थोड़ा और आगे जाते हैं, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन। भाई टाइम के साथ साथ क्या होता है, प्लांट्स के जो कलर, लीव्स का कलर है, वो येलोइश होना शुरू हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है, दे ग्रो ओवर टाइम। तो हमें पता लग जाता है कि ये काफी ग्रोइंग एज पर आ, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। तो भी हम कहते हैं कि हाँ वो अलाइव। तो किसी ना किसी वे में हम सभी चीजों में हम कोई ना कोई क्राइटेरिया निकाल रहे हैं कि जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अलाइव, यानी कि वो लिविंग बींग्स है। इन अदर वर्ड्स, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ए मूवमेंट। यानी कि अभी तक हम ये कह सकते हैं, अगर मैं इसका एक कंक्लूजन निकालूं, कि हम एक सॉर्ट ऑफ ए मूवमेंट देखते हैं। या तो वो मूवमेंट कैसे होती है, ग्रोथ रिलेटेड होती है, और नॉट एज कॉमन एविडेंस ऑफ बीइंग अलाइव, बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। अगर आप प्लांट को देखो तो विजिबली तो ग्रो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा आपको, लेकिन हमें पता है कि वो क्या है, अलाइव है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रेथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो जब ब्रेथ करते हैं तो उसकी विजिबल मूवमेंट नहीं होती है, आप देख के नहीं बता सकते कि ब्रीथिंग चल रही है। तो सिर्फ ये जो प्रोसेस, जो हमने बातें बोली है कि रनिंग कर रहा है, स्लीप कर रहा है, या ब्रीथिंग हो रही है, या ग्रीन कलर है, ये काफी नहीं है हर एक को जज करना कि वो अलाइव है या नॉन। तो ये क्राइटेरिया काफी नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है आज तक, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है, आगे देखो, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ। सिर्फ विजिबल मूवमेंट के बेसिस पर क्या ना कि हाँ भाई ये चीज अलाइव है या नॉट अलाइव है, ये काफी नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है तक, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही स्मॉल स्केल पर होते हैं, जो नेकेड आई से आप देख ही नहीं सकते। वो क्या कहा जा रहा है, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ये मूवमेंट होती है, भाई रनिंग करना है, या ह्यूमन बींग्स को सोते हुए देखना, तो वो तो विजिबली इजीली हम जज कर लेते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, बड़े ऑर्गेनिज्म को। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो मूवमेंट होती है बहुत ही स्मॉल स्केल पर होती है, तो बता रहे हो, ठीक है। विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। और वो मूवमेंट क्या होती है, विल बी विजिबल, वो होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कांट बी सीन बाय द नेकेड आई। क्या इतनी बात समझ में आ गई,
जो मैंने यहाँ तक की बात बताई है आपको, उसमें मेन आपको जो बात बताई जा रही है वो क्या बताई जा रही है? मेन आपको बात ये बताई जा रही है कि भैया सभी ऑर्गेनिज्म में विजिबल मूवमेंट से हम जज नहीं कर सकते हैं, या सभी ऑर्गेनिज्म में विजिबल मूवमेंट को देख पाना पॉसिबल है ही नहीं। सभी ऑर्गेनिज्म में विजिबल मूवमेंट्स को देख पाना पॉसिबल नहीं है, कि आप विजिबल मूवमेंट्स को देख के आप जज नहीं कर सकते कि ये ऑर्गेनिज्म जो है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो ये मूवमेंट्स होती है, ये बहुत ही क्या होती है, बहुत ही स्मॉल लेवल पर होती है, जो नेकेड आई से हम देख ही नहीं सकते। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल, इज दिस इनविजिबल, जैसे कि अगर मैं मूवमेंट की बात करूं एग्जाम्पल के तौर, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड वायरस? वायरस का देखो क्या होता है, जब वो बाहर होता है तो बिल्कुल आपको लगेगा मरा हुआ। जब वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर जाता है तब वो एक्टिव होता है। बात समझ पा रहे हो? अगर मैं वायरस का केस उठाऊं तो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, इस चीज को समझो पहले। अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस के केस में क्या होता है, वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, उसकी कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी नहीं होती। अब वो एक्टिव कब होता है, बट वंस इट एंटर्स इनसाइड एनिमल और ह्यूमन बॉडी इट बिकम्स एक्टिव। और जैसे ही ये एनिमल की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, ये क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो, ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो बात तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, वायरस। भाई वायरस के केस में तो फिर आप देखिए बता ही नहीं सकते। अगर मैं इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात करूं तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल किसका आता है, वायरस का। क्यों आता है, वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैट अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। अब किसी सेल को कब इन्फेक्ट करते हैं, जब वो किसी की बॉडी में एंटर कर जाए। किसी की बॉडी में एंटर, जैसे हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे तभी वायरस क्या होगा, एक्टिव होगा। समझ पा रहे हो? एंड दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। और इसीलिए इस बात पे कंट्रोवर्सी भी रहती है कि ये वाकई में एक्टिव है, जिंदा है या मरे हुए। क्योंकि विजिबली या किसी भी बाकी के क्राइटेरिया से हम देख ही नहीं पाते कोई मूवमेंट, जब तक ये क्या होता है, बाहर होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की बात करते हैं वो क्यों हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। थोड़ा सा मैं आपको इस चीज को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। तो हमारी बॉडी में ना, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वेयर एंड टेयर होता रहता है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, टिश्यूज है, सेल्स है ना। हमारी बॉडी का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर लगा रहता है। तो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग भी होती रहती है। उस रिपेयरिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब दे हैव टिश्यूज। टिश्यूज किससे बनते हैं, सेल से। टिश्यूज में क्या होता है, सेल्स होते हैं। सेल्स सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। आपने देखा ना कंपोनेंट्स ऑफ सेल, राइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इस तरह से आपने पढ़ा था। और भी आपने गोल्गी अपरेटिस, तो सारे क्या सेल्स के कंपोनेंट्स, सेलुलोज वगैरह सारे हो गए आपके। तो आपको क्या कहा जा रहा है, because of the effect of the environment, this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down। तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इतनी सारी चीजें हमारी बॉडी में होती है, तो कुछ ना कुछ रप्चर होता रहता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ना कुछ रप्चर होता रहता है। इट्स लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। ये क्लियर हो गया? ठीक है। if order if order breaks down, if order breaks down the organism will no longer be alive। भाई अगर जो हमारा ये ऑर्डर है, जैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, अगर कोई भी ऑर्डर ये ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। ये क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा सेल के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, शायद मैंने गलती से सेलुलोज बोल दिया, बोलना क्या था मुझे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, पहले तो वो क्लियर कर लो। अब सेल है, सेल से क्या बनता है आपका, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, और तो ये प्रॉपर ऑर्डर है। अगर एक भी ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो आगे की प्रोडक्शन हो पाएगी, आगे की फॉर्मेशन होगी नहीं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन। अगर ये ऑर्डर ब्रेक हो जाता है, ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसीलिए ये ऑर्डर ब्रेक ना हो, मेंटेनेंस हमारी कंटिन्यूसली चलते रहे। और ये मेंटेनेंस होने आ रहा है। और ये जो मेंटेनेंस होती है,
सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, अब जितने भी स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं वो सारे किसके बने होते हैं, ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स। दे मस्ट मूव, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, इसलिए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हर टाइम होते रहते। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा अभी तक जो हुआ वो मैं दोबारा बताता हूँ। हमने बात की मॉलिक्यूल, हमने कहा हमारी बॉडी में एक ऑर्डर होता है, जैसे कि सेल, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, और ये आपका एक ऑर्डर होता है। अगर ये ऑर्डर ब्रेक कर जाएगा तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, नहीं, नहीं होगा ना। इसीलिए हमारी बॉडी में रेगुलर बेसिस पे हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर होता है उसकी मेंटेनेंस चलती रहती है। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस प्रोसेस का क्या मतलब होता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो हम बात, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझो। इन ऑर्डर टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको। सबसे पहले हमने क्या कहा कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में तो विजिबल आई से, नेकेड आई से देख के बता सकते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट। पर क्या सबके केस में ऐसा होता है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें समझ में आया कि सभी ऑर्गेनिज्म में हम सिर्फ नेकेड आई से देख के जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो मूवमेंट विजिबल नहीं होती। तो फिर क्या आती है फिर जो बेसिक क्राइटेरिया आ जाता है, बिल्कुल बेसिक में जाते हैं, बात तो आती है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। फिर हमें समझा मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होता है वो क्यों जरूरी होती है, टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ अवर, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट की। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी प्रोसेस होता है उसके लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब रेगुलर बेसिस में रिपेयरिंग हो रही है हमारी बॉडी में, एक मेंटेनेंस प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मेंटेनेंस प्रोसेस चलता रहता है, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है आपको, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। जितने भी प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो इस मेंटेनेंस जॉब को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी अब आगे चलते हैं। से दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। हमें वो एनर्जी मिलती कहाँ से है, आउटसाइड सोर्सेज से। वो आउटसाइड सोर्स को हम क्या कहते हैं, फूड। अब थोड़ा सा मैं चैप्टर 1 पे जाता हूँ, मैंने वहां भी कहा था कि इसको डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 1 में, फटाफट बताओ। जब फूड हमारी बॉडी में आता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज, वेरी गुड, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज। फिर हमने साथ में प्रोसेस पढ़ा था, क्या था वो, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग से क्या होता है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है, व्हाट वी गेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पढ़ा था हमने। अब ये उसी चीज पर हम अब आप क्या कह रहे हो कि भैया जो हमारी बॉडी में मेंटेनेंस प्रोसेस होता है इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये एनर्जी हमें बाहर से मिलती है। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, और इसको हम क्या कहते हैं, फूड। यानी कि ये एनर्जी हमें किससे मिलती है, फूड से। समझ रहा है। We call food to the inside a process we commonly call nutrition, और ओवरऑल इस प्रोसेस को यानी कि फूड से जो हम एनर्जी लेते हैं, यानी कि जो प्रोसेस का यानी कि फूड का जो हम इंटेक करते हैं, देखो क्या कहा जा रहा है, देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू इनसाइड। कहता है ये प्रोसेस, प्रोसेस क्या, कि बाहर से बॉडी के अंदर किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का, किसके थ्रू हो रहा है, फूड का, किसके थ्रू हो रहा है, फूड से। इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला जो प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस जो अब हमने पढ़ेंगे हम, या आपको समझा आपने अभी तक, वो क्या है, न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस अब हमने जो अभी तक इस चैप्टर में अब आपका जो मेन लाइफ प्रोसेस है वो क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है इन शॉर्ट, अगर हम सम अप करें, थ्रू दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म टेक एनर्जी
फ्रॉम आउटसाइड सोर्स विच इज कॉल्ड एज फूड। फूड से जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। आपने कहा ना कि आपकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाइट होनी चाहिए, यानी कि ऐसी डाइट जिससे आपको क्या मिले, एनर्जी मिले। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, तो न्यूट्रिशन होता क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये एलैबोरेट कर देता हूँ, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस क्या आ गया आपका, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या लेता है, फूड लेता है, एंड यूटिलाइजेज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एटसेट्रा, एंड देन एक्सक्रिएटिंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। भैया आपकी बॉडी में फूड है, फूड से आपने एनर्जी ली, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रिएट हो जाता है। The material which provide nutrition to living organism are called nutrients। तो जिस मटेरियल से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक हमें पहला लाइफ प्रोसेस क्या समझ में आया है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी द हेल्प ऑफ ए फूड। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या था, फूड। क्या डायरेक्टली फूड लेती है एनर्जी मिल जाएगी? उसको क्या करना होगा, ब्रेक कर। ध्यान से देखना, आपने फूड का इंटेक किया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमारी बॉडी में वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6। वेरी गुड, ये हो गया ना कन्वर्ट। अब क्या डायरेक्टली आपको इससे एनर्जी मिल जाएगी? नहीं, ये तब एनर्जी देगा जब ऑक्सीजन से कंबाइन कर, और ऑक्सीजन का जो इंटेक आपकी बॉडी में हो रहा है उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो ये आपका नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस हो, दिस इज द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो देखो क्या कहा जा रहा है आपको, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। तो जो एनर्जी हमें चाहिए होता है वो किस लिए चाहिए होती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए, ताकि हमारी बॉडी में रेगुलर मेंटेनेंस हो सके। इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। ये एनर्जी डायरेक्टली आपको फूड से नहीं मिलेगी, ठीक है। एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड्स टू ग्रो। अब इसके लिए होता क्या है, अब कैसे ये जो आपका आउटसाइड सोर्स होता है ये हमें एनर्जी देता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसके लिए बहुत सारे जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का। किस सोर्स का यूज करते हैं, ऑक्सीजन का, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and use it in the process of breakdown of food sources for cellular need, that's what we called as respiration and this is the second। आगे जाके हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि पहला लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या, कि फूड से एनर्जी लेना। पर क्या डायरेक्टली फूड से एनर्जी मिल जाएगी? नहीं, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन उस फूड को ब्रेक करेगी। ऑक्सीजन क्या करेगी, उस फूड को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। फिर ब्रेक करके वो एनर्जी पूरे बॉडी के सेल्स में जाएगी। समझ पा रहे हैं चीज को? और इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो आपने समझा अभी तक वो क्या आ गया आपका, रेस्पिरेशन। तो अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप कहोगे रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस। और ये कैसे होता है, विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया अभी तक आपको? पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन। चलो मैं आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, क्या आपको याद है हमने 9th क्लास में पढ़ा था, एक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर होता है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक क्या होता है आपका, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फटाफट बता दो भैया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होता है और मल्टी सेलुलर में मिलियंस ऑफ सेल्स, मोर देन वन, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यूनिसेलुलर के लिए काफी सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी वो पूरा एक सेल ही है। देखो क्या बताया जा रहा है आपको, इन केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म,
इन केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कोई एग्जांपल देगा यूनिसेलुलर? अमीबा, अगर मैं परफेक्ट एग्जांपल लूं तो क्या हो गया अमीबा। अब देखो पहले इसको समझो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता क्या है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंटायर सरफेस इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। सिंगल सेल होता है डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, आपने डिफ्यूजन पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, by the process of diffusion, exchange of gases from a region of high concentration to low concentration, आपने पढ़ा था। तो by the process of diffusion क्या होता है, exchange of gases and removal of waste takes place। यानी कि इनको कोई स्पेसिफिक ऑर्गन की नीड नहीं होती, they don't need any specific organ। समझ पा रहे हो इस चीज को, they don't need any specific organ। जैसे कि आप ये देखो, ये अमीबा है, तो इसका जो सरफेस है वो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में होता है। तो क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का क्या हो गया, इनटेक हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन इन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन इनहेल हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है बॉडी से, ठीक है। तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन की नीड नहीं होती। समझ पा रहे हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों स्पेसिफिक ऑर्गन्स की नीड नहीं होती, कि डायरेक्टली उनकी बॉडी एनवायरनमेंट के टच में, यानी कि डायरेक्टली जो आपका बॉडी है, सिंगल सेल ही तो है, तो डायरेक्टली टच में आ रहा है। हमारी बॉडी में क्या एक सिंगल सेल है, हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स। तो क्या पॉसिबल है हमारी बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है डायरेक्टली जो है एनवायरनमेंट के टच में हो? नहीं, हमारी बॉडी में तो इतनी सारी चीजें होती है। तो यही चीज आपको बताई जा रही है, देखो, इन केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में माउथ होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी हमारी बॉडी में क्या होता है, नोज होता है, लेकिन इनकी बॉडी में कुछ वो भी नहीं होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए भी हमारी बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, मे बी नीडेड, बिकॉज इनकी बॉडी में कुछ ऐसा क्यों नहीं होता, बिकॉज एंटायर सरफेस होता है इनका, वो किसके कॉन्टेक्ट में होता है, एनवायरमेंट। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, हमारा पता है ना आपको कॉम्प्लेक्स। In multicellular organism, all the cells may not be in direct contact with the surrounding। तो हमारे केस में हमारे जो सेल्स होते हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, तो डिफ्यूजन से काम नहीं चले। उसका रीजन बताता हूँ, एक और रीजन समझो। डिफ्यूजन जो होता है स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी में मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, हमारी बॉडी में हर वक्त जो ऑक्सीजन की हाई डिमांड रहती है, क्योंकि मेंटेनेंस प्रोसेस होता रहता है और होता है, हमारी बॉडी में क्या रहती है, हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन रहती है। डिफ्यूजन बीइंग अ स्लो प्रोसेस उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इनकी बॉडी में डिफ्यूजन से काम हो जाता है, क्योंकि इतनी हाई डिमांड ऑक्सीजन की नहीं होती। समझ पा रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आएगा आपका इस चैप्टर में, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो यहाँ इस पॉइंट से हमें ये समझ में आ गया, पहला पॉइंट, कि जो सिंगल सेल्स होते हैं उनकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो होता नहीं है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। बट ऑन द अदर साइड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनके लिए उनकी बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। सिंगल सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन से काम चल जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में, तो डिफ्यूजन इज एनफ। लेकिन हमारी बॉडी में जो इतने सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में सभी सेल्स नहीं होते हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। पहले बताओ यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए, कितने प्रोसेस अभी तक हम समझ चुके हैं, तो एक न्यूट्रिशन, दूसरा। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर आते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस के इंट्रोडक्शन में आते हैं। सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आपने भैया इसका इंटेक किया, ठीक है, फूड का हम इंटेक करते हैं और वो सारा का सारा पहले कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है। वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, लेकिन जो फूड से आपको एनर्जी मिलेगी वो तो पूरी बॉडी के पार्ट्स को चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी में आपके सेल्स हैं। तो दिस सिचुएशन क्रिएट, इसका मतलब जो भी एनर्जी बनती है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज से, क्या बन गया आपका, ऑक्सीजन का कांटेक्ट हुआ, रेस्पिरेशन, उससे आप एनर्जी तो बन गई, यहाँ तक तो आपने समझ लिया। न्यूट्रिशन एक सोर्स है जिससे आपने फूड, न्यूट्रिशन क्या है, जो आपने फूड का इंटेक। अब न्यूट्रिशन इज नॉट एनफ टू प्रोवाइड अस एनर्जी, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी,
सेकंड लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन, देखो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चलो ठीक है, रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी बनी। अब क्या एनर्जी जिस जगह पे बनी है सिर्फ उसी जगह पे एनर्जी चाहिए? हमारी बॉडी में तो इतने सारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो इसके लिए आप किसकी जरूरत होती है? थर्ड लाइफ प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर होता है ब्लड। तो जो भी ऑक्सीजन यानी कि जो एनर्जी है वो कैसे सप्लाई होती है? थ्रू ब्लड। तो यही कहा जा रहा है आपको, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप, फूड आपका हो गया न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वाला प्रोसेस हो गया रेस्पिरेशन, एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, व्हाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, लेकिन जरूरत तो सभी जगह पर फूड की भी है और ऑक्सीजन की भी है। This situation create a need for transportation system and this is the next life process. थर्ड लाइफ प्रोसेस क्या हो गया आपका? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये समझो। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूं, ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड टू ट्रांसपोर्ट, सभी जितने भी, स्पेशली जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को किसकी जरूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, transportation of food, transportation of minerals, transportation of oxygen to different parts of the body. They help in the growth and respiration of the cells. They help in the growth and respiration of the cell. क्या ये भी क्लियर हो गया? तो सबसे पहला न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद किसकी जरूरत पड़ी? रेस्पिरेशन। फिर अब ये जो भी चीज हमारी बॉडी में आ चुकी है, फूड, ऑक्सीजन, हमें इसको पूरी बॉडी में क्या करनी है? इसकी सप्लाई करनी है। उसके लिए आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी। तो यही कहा गया आपको, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द, आगे देखो, व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। हमारी बॉडी में जो एनर्जी जनरेट, जैसे आपने क्या कहा, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो कार्बन मॉलिक्यूल ही तो है ना कार्बन, और किसके कांटेक्ट में किया? ऑक्सीजन। तो वो क्या कह रहा है, जब हम ये केमिकल रिएक्शन ही तो थी, पढ़ा था ना केमिस्ट्री में, इसी रिएक्शन को केमिस्ट्री में पढ़ के तो है ना केमिकल रिएक्शन। क्यों केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि भैया यहाँ से एनर्जी जनरेट हुई है, एनर्जी जनरेट होने का मतलब केमिकल रिएक्शन है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स, तो ये हो गया कार्बन सोर्स, एंड द ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट। इसमें बाय प्रोडक्ट क्या था? एनर्जी के अलावा इस रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यस और नो। तो एनर्जी के अलावा जो बना ये बाय प्रोडक्ट, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो बाय प्रोडक्ट जो होते हैं, एनर्जी तो जनरेट हो जाती है, उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट होता है उसकी सेल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सेल्स के लिए क्या होता है? यूजलेस होता है। इनफैक्ट वो हार्मफुल हो सकता है, बट कुड इवन बी हार्मफुल। तो इस वेस्ट को बॉडी से निकालना जरूरी है। These waste byproduct are therefore needed to remove from the body and discarded outside, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रिएशन। फिर से आओ, फर्स्ट प्रोसेस न्यूट्रिशन, क्या हुआ उसमें? इनटेक ऑफ फूड। नेक्स्ट प्रोसेस रेस्पिरेशन, फूड हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो। थर्ड प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो गया पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई होगी, लेकिन जब वो सप्लाई होगी तो उसमें एनर्जी के अलावा कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट होते हैं उस रिएक्शन में जिसकी सेल्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनफैक्ट दे आर हार्मफुल, दीज प्रोडक्ट्स आर, तो उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट करना जरूरी होता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। तो नेक्स्ट प्रोसेस आ गया आपका एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन क्या होता है? एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस वेयर ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट, क्या आपने वर्ड कभी सुना है या आपने सुना भी, लेकिन बस सुना ही सुना होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। तो एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस वेयर ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट इज द लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट ऑफ बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। पहले इन दोनों प्रोसेस को समझो। एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, ये इस प्रोसेस से क्या होता है हमारी बॉडी में, इट क्रिएट्स मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है? फंक्शनैलिटी होती है। बाय द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म क्या होता है? क्रिएट्स मॉलिक्यूल्स
द बॉडी नीड्स फॉर फंक्शनैलिटी एंड इट यूजेस एनर्जी इन द प्रोसेस। अच्छा, आपने मॉलिक्यूल्स को क्रिएट किया, मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करने में किसकी जरूरत पड़ी है? एनर्जी। तो एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी। क्यों? फॉर क्रिएटिंग मॉलिक्यूल्स। तो क्यों क्रिएट करना होता है? ताकि हमारी बॉडी में क्या हो, फंक्शंस परफॉर्म हो सके। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, कैटाबॉलिज्म को ऐसे याद हो, कैटाबॉलिज्म कैट काटना, किसको काटा जाता है? कैटाबॉलिज्म ऑन द अदर हैंड ब्रेक, ये काट देता है, ब्रेक कर देता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। एनाबॉलिज्म में जो मॉलिक्यूल बने थे ये कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है कैटाबॉलिज्म, वो इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है ताकि यहां से एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। किसके लिए? बॉडी के लिए, ताकि हमारी बॉडी से एनर्जी को क्या कर पाए, यूज कर। समझ पा रहे हो? तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो किसका ये वेस्ट कैसे क्रिएट होता है? इन प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक वेस्ट किसकी वजह से जनरेट हुआ? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले क्या हुआ? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या हुआ? एनाबॉलिज्म क्या होता है? क्रिएट मॉलिक्यूल से हमारी बॉडी में क्या हो, क्योंकि हमारी बॉडी को फंक्शनैलिटी की जरूरत होती है जिसमें किसका यूज होता है? एनर्जी का। कैटाबॉलिज्म क्या कहता है? ये जो मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वो इनको ब्रेक कर देता है तो दैट हमारी बॉडी को क्या मिल पाए, मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, ताकि हमारी बॉडी उस एनर्जी को क्या कर पाए, यूज कर। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई आपको? चलूं मैं आगे? ठीक है, चलो जी, एक्सक्रीशन तक हो गया। तो अभी तक आपने सारे प्रोसेस समझ। सबसे पहला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए किसकी जरूरत पड़ी? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से एनर्जी बनी तो पूरी बॉडी में कैसे जाएगी? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या हुआ? एक्सक्रीशन। अब आते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आपकी जो पूरा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है इसमें ये चार आपके प्रोसेस। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। यहां तक क्लियर होगी बात? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है? व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। बोलो जी, एग्री करते हो इस चीज से? कहता है जब हम चलते हैं या बाइसिकल को राइड करते हैं हमें एनर्जी का यूज करते हैं, ऑब्वियसली हम यूज करते हैं। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? सो फूड से। ठीक है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एपरेंट एक्टिविटी, अभी मान के चलो जैसे आप कुछ नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, तभी हमारी बॉडी में क्या प्रोसेसिंग चलते रहती है, कर रहे हो ना प्रोसेस। तो उस टाइम पे भी आपको किसकी जरूरत है? एनर्जी की, क्योंकि हमारी बॉडी में मेंटेनेंस प्रोसेस जो है उस टाइम पे भी चलता रहता है। आपने कभी सुना होगा कि भैया हमें 6-7 घंटे की नींद लेना जरूरी है, क्योंकि इसी टाइम में हमारी ब्रेन को क्या मिलता है, हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, प्रोसेस होती है हमारी बॉडी, इसमें टाइम लगता है। समझते हो ना इस चीज को? तो रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस जॉब चल रहा है आपका, उसके लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो यही कहा जा रहा है, इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एपरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी, तब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। We also need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. तो हमें जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, आप ऐसे समझो, वो हमें सारे कहाँ से मिलते हैं? आउटसाइड। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल वो क्या होता है? फूड भी। जो खाना हम खाते हैं वहीं से हमें ये एनर्जी और मटेरियल मिलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते, बोलो। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट आता है आपका, हाउ टू लिविंग थिंग्स गेट देयर। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो फूड उनको कैसे मिलता है? देखो सिंपल सी बात है, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। पहले मुझे बताओ, क्या बता सकते हो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है? एनीबॉडी? तुक्का भी मारना चाहो तो आपको इजाजत है। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला फिर से बताओ। C6H12O6। तो आप क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है? मेन कार्बन और हाइड्रोजन में ध्यान दो, है ना? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कार्बन और हाइड्रोजन है? नहीं। अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है? नहीं। अगर एक ऐसा सोर्स जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों है, तो भैया वो तो है ऑर्गेनिक सोर्स।
लेकिन एक ऐसा सोर्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ नहीं है, तो वो है इनऑर्गेनिक। वो क्या है आपका? इनऑर्गेनिक। अब समझो मेरी बात को ध्यान से। हैव यू एवर हर्ड ऑफ photosynthesis process, the process by which green plants make their own food, the presence of sunlight and chlorophyll by using carbon dioxide and water। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि इनऑर्गेनिक सोर्स का यूज करके कर रहे हैं ना इनऑर्गेनिक। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये भैया आपका इनऑर्गेनिक सोर्स होता है। और यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन प्लांट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ वर्ड सुना है आपने? ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। बात समझ में आ गई? तो अभी तक जो मैंने आपको मेन पॉइंट समझाया वो आपको ये समझाया इनऑर्गेनिक सोर्स और ऑर्गेनिक सोर्स क्या होता है। तो अगर मैं इनऑर्गेनिक सोर्स की बात करता हूँ तो इनऑर्गेनिक सोर्स क्या हो गया? कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट कंबाइंड, तो इनऑर्गेनिक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही है और वाटर में हाइड्रोजन के साथ कार्बन ही है। तो ग्रीन प्लांट जो होता है इनऑर्गेनिक सोर्स का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। और ऑर्गेनिक सोर्स का मतलब होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड, जैसे कि ग्लूकोज। जैसे कि ग्लूकोज उसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। तो इनऑर्गेनिक सोर्स का यूज करके कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ आपने ऑर्गेनिक सोर्स बना दिया। फूड क्या होता है आपका? ऑर्गेनिक। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ देखो आगे क्या कहा जा रहा है आपको। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑटोट्रोफ, दीज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रोफ इंक्लूड, क्या क्या आता है इसमें? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिज्म, बाकी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। यूटिलाइज, बाकी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। जैसे हमारे केस, जब हम फूड को लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, उसको ब्रेक किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम्स। तो ब्रेक करने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन आता है सर एंजाइम्स क्या होते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि सर एंजाइम्स क्या होते हैं। देखो जी, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन और वो किसकी तरह काम करते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं पहले समझो। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। और कहां पर? विद इन द लिविंग सेल्स। कैटलिस्ट क्या करता है? मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट चैप्टर में। कैटलिस्ट का काम होता है वो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा दे, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो आपको जल्दी मिले। रिएक्शन किसका हुआ? रिएक्टेंट का, टू गेट द प्रोडक्ट, वो जल्दी प्रोसेस हो। किसकी हेल्प से? खुद वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, बस वो किस में हेल्प करेंगे? जैसे कि ये कोच होता है, खुद जाके खेलता है नहीं, वो आपको ट्रेन करेगा, यानी कि आपकी गेम को इंप्रूव करने में, ताकि अच्छे रिजल्ट जल्दी आए। तो उसका काम यही है ना। तो C फॉर कॉज, C फॉर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी वही होता है। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन अकर विदाउट बीइंग कंज्यूम। खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं और परमानेंटली ऑल्टर देमसेल्व्स, खुद कंज्यूम नहीं होते हैं, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं? स्पीड अप करते हैं। क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किसकी तरह एक्ट करते हैं? कैटलिस्ट की तरह विद इन द लिविंग सेल टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई? चले आगे, ठीक है। आगे देखो जी, तो क्या कहा जा रहा है? और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोफ। क्या कहते हैं? हेट, ठीक है। Does the heterotroph survival depend directly or indirectly on autotroph? तो हेटरोट्रोफ कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रोफ में। हेटरोट्रोफ में क्या क्या आता है? एनिमल्स भी आते हैं और फंजाई भी आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो यहां से समझ में आ गया दो तरह का न्यूट्रिशन है। एक तो ऑटोट्रोफ वाले से न्यूट्रिशन बन गया ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रोफ वाले से बन गया हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन प्लांट
वेयर दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफ में क्या होता है, ऑन द कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी का मतलब इसके अपोजिट, जो हेटेरोट्रॉफी न्यूट्रिशन होता है इज ऑब्जर्व्ड इन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ तक क्या समझा, ब्रॉडली कितनी तरह का न्यूट्रिशन हो गया, दो। एक ऑटोट्रॉफ किसमें होता है, ग्रीन प्लांट्स में, दूसरा हेटेरोट्रॉफ जो इन पर डिपेंडेंट। अब हम डिटेल में समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, ग्रीन प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, मानते हो। ये है क्या, ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी, यानी कि सनलाइट। सनलाइट क्या है, लाइट एनर्जी है। ठीक है, टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इनऑर्गेनिक सोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भैया, इनऑर्गेनिक सोर्स है। वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक सोर्स है। लेकिन जो बन गया वो क्या है, ऑर्गेनिक सोर्स। तो ये कैसा प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, प्लांट लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट का यूज करते हैं, जिससे वो क्या बना पाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। समझ पा रहे हो इस चीज को, क्या होता है। ठीक है, तो यही होता है फोटोसिंथेसिस में कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट, ग्रीन पिगमेंट है ना, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलो जी आगे चलते हैं। तो यही कहा जा रहा है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि आउटसाइड से आपने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, आउटसाइड से आपने लिया वाटर, और सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से आपने उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिस फॉर्म में उसको आप स्टोर करो। समझ आ रहे हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये आपने इनऑर्गेनिक सोर्स का यूज किया, जो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, इसी को ग्लूकोज कहा जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज का क्या यूज होता है, ये हमें क्या देता है, एनर्जी। आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। हम अपनी बॉडी में इसी चीज को ग्लूकोज कहते हैं, और यहाँ पर हम प्लांट्स में हम कहते हैं इसको कार्बोहाइड्रेट। द कार्बोहाइड्रेट्स which are not used immediately are stored in the form of starch। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट इमीडिएटली यूज नहीं करते हैं उसको वो स्टोर कर देते हैं। एस फोर स्टोर, एस फोर स्टार्च, ऐसे याद रखें। एस फोर स्टोर, एस फोर स्टार्च, ऐसे इसको याद रखो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। अब ये जो आपने स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार्च, विच सर ये किसका काम करता है, कि इंटरनल एनर्जी की तरह काम करता है। विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व, जिसको आप रिजर्व में रखते हो, जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब प्लांट इसका यूज करते हैं। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी की बात कर रहा हूँ। प्लांट में तो किस फॉर्म में स्टोर होती है, स्टार्च। हमारी बॉडी में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजेन। वही कह रहा है, समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस, हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो एनर्जी हमें खाने से मिलती है वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। चलो जी फिर से प्रोसेस करते हैं, क्या हुआ फटाफट बताओ। सबसे पहले क्या हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनऑर्गेनिक सोर्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट। इनऑर्गेनिक क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड है वो, किसके हेल्प से हुआ, सनलाइट और लाइट। हो गया। ऑर्गेनिक क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अच्छा, जो स्टोरेज होती है, जो स्टोर होता है प्लांट्स की बॉडी में, प्लांट में जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी कि ये क्या होता है, अनयूज एनर्जी है, जिसकी जब जरूरत होती है इंटरनल एनर्जी बाद में यूज करें। हमारी बॉडी में इसी चीज को ले लो, हमारी बॉडी में यही चीज जब स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। यहाँ तक सारी बात क्लियर होगी। चलूँ मैं आगे, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो क्या हुआ, अगर इस पूरे रिएक्शन को हम समझे,
अगर आप इस पूरे रिएक्शन को समझोगे, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड किसका रिएक्ट हुआ, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज। अब मान तो यहाँ पे कार्बन में क्या हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ ये एक रिडक्शन है। मानते हो ना, ये क्या है, रिडक्शन। इसी चीज को प्लांट की बॉडी में क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा और क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन और प्लस, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या कहा जा रहा है आपको, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आता है कि भैया फोटोसिंथेसिस में जो इवेंट्स अकर होते हैं उनको एक्सप्लेन। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो वो इवेंट्स क्या है उसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कहा जा रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लॉथ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फर्स्ट इवेंट क्या होता है, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल पिगमेंट यानी कि जो ग्रीन पिगमेंट होती है प्लांट में, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन पिगमेंट होती है प्लांट में, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, वो लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। पहले इतनी बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई आपको। तो क्या कहा आपने, देखो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, देखो आप इसको ऐसे समझो, देखो ये प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, समझ पा रहे हो, ये प्लांट का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। यानी कि अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह का दिखाई, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर देखो दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर है, इसको ही हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। यही क्या होता है आपका क्लोरो। तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन, इवन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे दिखाई दे। अगर एक लीफ को क्रॉस सेक्शन इमेज में देखोगे तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो ऐसे दिखाई, यानी कि इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये जो ग्रीन पिगमेंट की जो हम बात करते हैं वो यही होता है। समझ पा रहे हो इस चीज को, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो प्लांट सेल जो होते हैं, प्लांट सेल को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें आपको इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे। माइक्रोस्कोपिक इमेज कैसी होती है ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी, अब हम आते हैं इवेंट्स। तो पहला इवेंट क्लियर हो गया। सबसे पहला इवेंट क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब। अब क्या होता है, ये जो लाइट एनर्जी होती है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपकी केमिकल एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी। और ये क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। अब आपको पता है वाटर में दो गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में देखो, सबसे पहला इवेंट क्या हुआ, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब, ये बात समझ में आ गई। दूसरा इवेंट क्या हुआ, एक ये जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो गया। वाटर स्प्लिट होगा तो किसमें होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बात समझ में आ रही है। थर्ड इवेंट क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अभी आपने पढ़ा ना रिडक्शन, ने कहा ना रिडक्शन हुआ, CO2 से क्या बन गया, C6H12O6, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसको क्या कहोगे, रिडक्शन हो गया। तो ये थर्ड इवेंट हो गया, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। बताओ जी कितने इवेंट हुए टोटल, 3। पहला इवेंट कि लाइट एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब किया। दूसरा वो लाइट एनर्जी जो है क्लोरोफिल में कन्वर्ट होगी और वाटर आपका स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सेकंड इवेंट, थर्ड इवेंट में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इसका रिडक्शन हुआ टू कार्बोहाइड्रेट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। These steps need not take place one after the other immediate। ऐसा ऐसे नहीं है कि एक के बाद दूसरा स्टेप इमीडिएटली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेजर्ट प्लांट की बात करूं, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एट नाइट। डेजर्ट प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड को कब लेता है, एट नाइट, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। यानी कि रात को तो उसने क्या कर लिया, उसका इंटेक कर लिया और यूटिलाइज। अब एकदम तो नहीं हो रहा ना, डे टाइम में, क्योंकि लाइट एनर्जी इसको कब मिलेगी, डे टाइम में। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो इवेंट्स होते हैं एकदम। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है,
let us see how each of the component of the above reaction are necessary for photosynthesis. अब ये समझते हैं कि ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों नेसेसरी होते हैं, हर एक कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या व्हाई इंपॉर्टेंट। तो देखो, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन लीफ ड्यूरिंग द माइक्रोस्कोप, जो अभी मैंने आपको दिखाया, याद है ना, अच्छे से स्मॉल स्मॉल मैंने पिगमेंट दिखाई थी, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट। फिर से दिखाता हूं आपको, ये आप कहता, अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखोगे तो ध्यान से देखोगे कि जो कुछ सेल्स होता है उसमें क्या होता है, ग्रीन डॉट्स, कुछ सेल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, ग्रीन डॉट्स होते हैं। जो ग्रीन डॉट्स की बात कर रहे हैं, ये समझ पा रहे हो, ये वाले ग्रीन डॉट्स, इसकी बात हो, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। देखो क्या कहा जा रहा है आपको, अंडर द माइक्रोस्कोप अगर आप देखो, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट। ये समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। देन these green dots are cell organelles called chloroplast। ये सेल का ऑर्गन है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, which contain chlorophyll। इसमें क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। तो पहले तो इसकी जरूरत क्यों है ये तो समझ में आ गया आपको, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा तो आपका लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट, नहीं। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, नहीं। क्या वाटर स्प्लिट होगा, नहीं होगा। समझ आ गया। Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको लेके जो आपकी एक्टिविटी 6.1 है, तो आपको इसको लेके जो एक्टिविटी 6.1 है हम यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.